In the latest UPSC result 2025, top 10 out of top 10 are from various courses of Vajram and Ravi, with All India Rank 1 Anuj Agnihotri and many more. For over a decade, the All India Rank 1 has emerged from this very ecosystem. A journey powered by 50 plus years of legacy. Join the GS Foundation program. Inquire now. हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्राची हनी है। मैंने यूपीएससी सीएसई 2025 के एग्ज़ाम में रैंक 28 प्राप्त किया है। मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन डीएवी पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर से ही की है, जहाँ तक मैंने 10th की पढ़ाई की है। मैंने अपने 12th की पढ़ाई होली क्रॉस पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर से की है। मुझे हमेशा से ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी थी, तो 12th में मेरे पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स थे। तो मेरा इनिशियल एम ये था कि मैं पहले नीट की प्रिपरेशन करूं, डॉक्टर बनूं और उसके बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूं। बट इन क्लास 12th आई रियलाइज्ड कि मेरा यूपीएससी के प्रति जो इंक्लाइनेशन है वो मुझे पहले परस्यू करना चाहिए। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गई और मैंने अपने सब्जेक्ट्स चेंज किए। मैंने सिलेबस देखा यूपीएससी का कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे सूट करेंगे, जिसे पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट आएगा, प्लस वो यूपीएससी के सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहा है। तो उसमें मैंने बहुत सारे ऑप्शंस देखे, तो मुझे 2 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगे अपने लिए। वो थे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये नीड थी कि आपके पास 12th में मैथ्स होना चाहिए। वो सब्जेक्ट मैथ्स मेरा 12th में था नहीं, तो मैं इकोनॉमिक्स परस्यू नहीं कर पाई। फिर मैंने ज्योग्राफी परस्यू किया फ्रॉम कालिंदी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जहाँ पे मेरा स्कोर भी काफ़ी अच्छा रहा था कॉलेज में। आई वॉज लाइक 9.5 CGPA होल्डर इन कॉलेज। देन इन लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज, क्योंकि वो कोविड वाला साल था तो सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी, तो मैंने कॉलेज के साथ साथ ही कुछ यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। मुझे बेसिक बुक्स जो मैंने डिफरेंट टॉपर्स टॉक से और डीकेटी के प्लेटफॉर्म से टॉपर्स के थ्रू सुने थे, उन बुक्स को मैंने ख़रीदा और मैंने समझा कि मैं बस पढ़ के देखूं कि ये कैसा लगता है। तो सबसे पहली बुक जो मैंने पढ़ के देखी थी वो लक्ष्मीकांत थी, जो पॉलिटी के लिए सभी लोग पढ़ते हैं। विद कॉलेज, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर था, तो मैंने फिर अपना नेक्स्ट IAS से फाउंडेशन कोर्स लिया था, जिसमें कि 1 साल का वो कोर्स था जिसमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए थे। तो मैंने फाउंडेशन कोर्स तो किया है, बट उसके बाद भी जितने भी स्टैटिक सोर्सेज होते हैं, उनके जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, मैंने उन सबको रेफ़र किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पॉलिटी के लिए स्पेक्ट्रम, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS की बुक मैंने यूज़ की थी और सिविन सर के नोट्स देखे थे। सिमिलरली मैंने डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करे थे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। जब मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था 2022 में, तो मैं उसमें असफल रही थी प्रीलिम्स में। मेरे GS में स्कोर बॉर्डर लाइन पे रह गया था, तो मैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। Similarly, in my second and third attempt also, I couldn't qualify prelims with borderline margin where I couldn't get through it. In the 4th attempt, what I did, I was able to qualify the prelims, and not just on borderline but with a huge margin. So I think whatever the mistakes I did in all the 3 attempts, I tried to rectify it in my 4th attempt. Prelims में जो मैंने resources यूज़ किए थे वो ऑफलाइन और ऑनलाइन सोर्सेज का मिक्स था। मैंने हमेशा से ये बात क्लियर रखी थी उन अटेम्प्ट्स में भी जिसमें मेरा क्लियर नहीं हो रहा था कि मुझे एक सब्जेक्ट के लिए एक ही स्टैंडर्ड बुक को सोर्स को रेफ़र करना है, और मैंने डिफरेंट बुक्स या मटेरियल्स को कभी कलेक्ट नहीं किया है। मैंने ये बात बहुत सारे टॉपर्स से सुनी थी और मैंने इम्प्लीमेंट भी किया था कि रीड 1 बुक 10 टाइम्स रादर दैन रीडिंग 10 डिफरेंट मटेरियल्स 1 टाइम। तो मैंने उस पर स्टिक किया और मैंने स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को फॉलो किया, हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था। हिस्ट्री में भी अगर हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो स्पेक्ट्रम को रेफ़र किया था। एंशियंट और मेडिएवल हिस्ट्री के लिए मैंने मेड इजी की एक बुक आती है हिस्ट्री की, मैंने वो रेफ़र करा था। मैंने NCERT और कोई अदर सोर्सेज एंशियंट और मेडिएवल हिस्ट्री के लिए नहीं किया था। देन कमिंग टू इकोनॉमी, मैंने विवेक सिंह सर की बुक रेफ़र की थी और शिविन सर के इकोनॉमी के नोट्स भी रेफ़र किए थे। सत्यम जैन सर की एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, जहाँ पे उन्होंने विवेक सिंह सर के 550 क्वेश्चंस को करवाया हुआ है, तो मैंने वो भी रेफ़र करा है अपने अटैम्प्ट्स में, जस्ट टू सी कि जो मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ रही हूँ कॉन्सेप्ट्स, वो मैं क्लियरली उससे क्वेश्चंस कर पा रही हूँ या नहीं।
इन्वायरमेंट में आए तो मैंने शंकर IAS की बुक पढ़ी है, क्योंकि वो मेरे 3 अटेम्प्ट्स हो गए हैं, तो वो मैंने बार बार वो बुक पढ़ा है, तो अब वो बुक मुझे पढ़ने में बल्कि नहीं लगता, बट वो थोड़ा बल्कि बुक है जिसको हमें मतलब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके हिसाब से पढ़ना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम शंकर IAS बुक मैंने शिवन सर के नोट्स भी रेफ़र किए थे। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने अयाज खान सर हैं नेक्स्ट IAS में, उनके जो क्लास नोट्स थे मैंने वही फॉलो किया, उसके अलावा मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया किसी भी अटेम्प्ट में, उसको मैं करंट अफेयर के साथ लिंक करती थी। नेक्स्ट इज़ आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में भी नेक्स्ट IAS के सर है राहुल सेंगर सर, मैंने उनके नोट्स को बस फॉलो किया है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th एंड 12th की NCERT को रेफ़र किया है, और कुछ टॉपिक्स जैसे क्लाइमेट हो गए, बायोम हो गए, वेरी स्पेसिफिक टॉपिक्स, उनको GC लियोंग से रेफ़र किया था। सिंस माई ऑप्शनल वॉज ऑल्सो ज्योग्राफी, तो मैंने ज्योग्राफी को उतना डिटेल्ड GS पर्सपेक्टिव से कवरेज नहीं किया था, बट मैं NCERT हमेशा ही पढ़ती थी प्रीलिम्स के पहले। नाउ कमिंग टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की क्लासेस मैं दिपिन सर की क्लासेस करती थी, तो मैं सोलली दिपिन सर के नोट्स पे रिलाई करती थी। और प्रीलिम्स के समय PT 365 को मैं देखा करती थी कि उसमें क्या चल रहा है और कौन से टॉपिक्स हैं जो मुझसे छूट गए हैं, तो मैंने PT 365 को हर ईयर में रेफ़र करा है, और उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मेरा एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो गया है, तो मैं करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर से नोट्स जॉट डाउन नहीं करती थी, मैंने मंथली मैगजीन ही रेफ़र किया है। कमिंग टू CSAT में मैंने पहले क्या किया था, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे थे कि किन टॉपिक्स को UPSC बार बार रिपीट करती है। क्योंकि मेरा कॉम्प्रिहेंशन साइड अच्छा था, तो मैंने उसके लिए ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस नहीं किया था, वो मैं सिर्फ PYQs बनाती थी कॉम्प्रिहेंशन के। कमिंग टू मैथ्स एंड रीजनिंग वाला पार्ट, स्टडी IQ का एक वीडियो है अंकित तिवारी सर का, जो उन्होंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है डिफरेंट टॉपिक्स, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, तो मैंने वो सारे चैप्टर वाइज टॉपिक्स करे हैं उनके प्लेलिस्ट से, और उसका ही मैंने पूरा नोट्स बना लिया था, और मैं उसको ही रिवाइज़ करती थी, और मैं प्रैक्टिस करती थी। मेरे पास एक CSAT प्रैक्टिस सेट था, मैं उससे प्रैक्टिस क्या करती थी CSAT के लिए। विथ टाइम आई रियलाइज्ड कि CSAT में वी नीड टू एलिमिनेट सम क्वेश्चंस। जैसे ही आप PYQs बार बार करोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि CSAT में कुछ थीम्स हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, और उनके रिपीट होने का पैटर्न भी सेम है। फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम, तो उन टॉपिक्स को कर लें तो एक जो हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स है वो ईजिली क्लियर हो जाता है। उसमें सबसे बड़ी बात ध्यान देने की है कि हमें आप 2015 टू 2025 हर साल के पेपर उठाओ, और पेपर उठा के बस देखो कि मैंने जो ये पढ़ाई करी है CSAT की, क्या ये क्वेश्चन देख के मेरे से बन रहा है। वो देख के अगर आप पता लगा लोगे कि इस क्वेश्चन पे मुझे टाइम देना है, इस क्वेश्चन पे नहीं देना है, तो CSAT में यू विल सेव टाइम, एंड इफ़ यू विल सेव टाइम, तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आप उनका करेक्ट आंसर लेके आ पाओगे। तो आई थिंक CSAT फॉर मी हैज़ वर्क लाइक आई हैव जस्ट picked the right questions which will suit me and then I have moved। तो मैं ज़्यादा CSAT में अटैम्प्ट भी नहीं करती थी, मैं 55 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करती थी, मैं पिक कर लेती थी पहले ही, कॉम्प्रिहेंशन मैं पूरा करती थी, और मैथ्स और रीजनिंग में से पिक कर लेती थी कि मुझे इतने ही क्वेश्चंस करने हैं जो कि ईजिली डुएबल हैं, और वो करेक्ट करती थी। तो आई थिंक CSAT में पिकिंग द क्वेश्चन इज़ ऑल्सो एन आर्ट, और उसको प्रैक्टिस के लिए यू नीड टू सी PYQs ऑफ ऑल ईयर्स, उससे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस उठाने हैं और कौन से छोड़ने हैं। प्रीलिम्स का कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत मैंने एंड टू एंड पढ़ा है, हर चैप्टर्स को पढ़ा है, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसको मैंने छोड़ा है, और उसके अलावा मैंने पॉलिटी के लिए कुछ भी नहीं किया है। मैंने NCERT भी रेफ़र नहीं करा था पॉलिटी के लिए, क्योंकि मेरा कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड था, तो बेसिक्स मेरे क्लियर हो गए थे, तो मैं डायरेक्ट आ गई थी लक्ष्मीकांत पे। बट अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो मैं उसको सजेस्ट करूँगी कि एक बार NCERT पढ़ लें, ताकि वो बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो हैं, सब्जेक्ट्स जो हैं, डेफिनेशंस हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ोगे तो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। जब आप लक्ष्मीकांत से पहले मैं ये कहूँगी कि आप एक बार क्लास 11th और 12th के NCERT पढ़ लें, क्योंकि वो बहुत सिंपल और लुसिड लैंग्वेज में लिखा है, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, और उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। मैं प्रीलिम्स के लिए जो स्टैटिक बुक है उनके अलग से नोट्स नहीं बनाती थी, क्योंकि वो खुद ही सारे बुक मटेरियल रिच होते हैं, एंड उसके नोट्स बनाने का इट्स लाइक रेप्लिकेटिंग अनदर बुक।
तो वो मैं नहीं करती थी। व्हाट आई यूज टू डू, मैं 3 अलग अलग कलर पेन से हाईलाइट करती थी, जिसमें फर्स्ट हाईलाइट मेरा वो होता था जो कि मुझे हर टाइम पढ़ना है, मैं उसको पिंक कलर से करती थी। ग्रीन वाला हाईलाइट मेरा वो होता था जो कि मैं बार बार भूल जा रही हूँ कि मुझे वो नहीं करना, और येलो हाईलाइट में वो करती थी जो मुझे एग्जाम के जस्ट पहले पढ़ के जाना है कि उस टॉपिक इस पॉइंट से बहुत सारे PYQ रिपीट हुए हैं, तो इसमें गलती नहीं करनी है। तो मैं सारे ही सब्जेक्ट में 3 कलर का पेन यूज़ करती थी। उससे मुझे भी पता होता था कि जब वो मैं बुक उठाती थी कि मुझे कौन से कलर वाला हाईलाइटर वाला पढ़ना है अभी, और एग्ज़ाम से ठीक पहले कौन से कलर वाला रिवाइज़ करके जाना है। हिस्ट्री के लिए मैंने बिपिन चंद्रा सर की जो बुक आती है वो पढ़ी थी, कॉलेज के टाइम पे ही पढ़ी थी, उसके बाद उसको कभी रेफ़र नहीं किया। मैंने डिटेल में स्पेक्ट्रम ही पढ़ा है, हर अटेम्प्ट में स्पेक्ट्रम ही पढ़ा है। बट मेरे से जो गलती हुई थी, स्पेक्ट्रम के जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और ये सब, इन चैप्टर्स को मैं छोड़ देती थी। मैंने अपने 3 अटेम्प्ट्स में इन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पढ़ा नहीं। बट जब मैंने PYQs देखे तो मैंने देखे कि पिछले 4-5 साल में उन चैप्टर्स से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस अटेम्प्ट में मैंने उन सारे को कवर करा था। और आप देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन जैसे विजयनगर एम्पायर वाला ही हुआ, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो स्पेक्ट्रम में लाइन बाय लाइन दिए हुए हैं। तो अगर आप स्पेक्ट्रम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो वो बहुत हेल्पफुल है। इसमें भी आप यही कर लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी बल्कि बुक है। वो 3 पेन और 4 पेन स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे कि जब आप पढ़ोगे तो आपको पता है कि मुझे फर्स्ट रीडिंग में क्या पढ़ना है, सेकेंड रीडिंग में। तो अल्टीमेटली जब आप 3-4 बार पढ़ लोगे तो यू विल गेट द नैक कि अभी मुझे एग्ज़ाम से ठीक पहले बस क्या पढ़ना है। कमिंग टू इकॉनमी में मैंने विवेक सिंह सर के बुक को फॉलो किया है। मैंने एंड टू एंड वही पढ़ा था, क्योंकि मैंने फाउंडेशन कोर्स नेक्स्ट IAS से किया था, तो विभाषजा सर हमें इकॉनमी पढ़ाते थे, तो वहाँ से मेरे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर थे। मैंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जैसे बैंकिंग हो गया और 2-3 और टॉपिक जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक दे रखे हैं विवेक सिंह सर के बुक में, मैं उनको रेफ़र करती थी। और उस बुक के साथ ही 550+ MCQs सर हर बार देते हैं, तो मैं वो 550+ MCQs इकॉनमी के लिए करती थी, ताकि वो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए कि जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े इकॉनमी में, वेदर यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस और नॉट। ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की NCERT इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक टू रेफ़र। जब आप पढ़ोगे तो जस्ट डोंट रीड इट लाइक कि वो पढ़ना है, उसका कॉन्सेप्ट्स है बहुत सारे ज्योग्राफी में। वो कॉन्सेप्ट जब आप समझ जाते हो, फॉर एग्जांपल क्लाउड कैसे बनता है, हाउ फॉग गेट्स फॉर्म्ड, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस वगैरह के कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चंस ज्योग्राफी में थोड़े प्रैक्टिकल साइड पे आते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ज्योग्राफी में, जो आपको NCERT पढ़ने से और समझने से आ जाएगी। कमिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैंने अयाज खान सर के नोट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूज़ किए थे, जो नेक्स्ट IAS के फैकल्टी हैं। मैंने हर अटेम्प्ट में वही यूज़ करें, क्योंकि सर ने वो बहुत डिटेल में नोट्स करवाए थे रिगार्डिंग ऑल द टॉपिक्स, तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं उन टॉपिक्स से मेरा वो कवर हो जाता है। आर्ट एंड कल्चर में राहुल सेंगर सर की बुक नोट्स हैं नेक्स्ट IAS में, जो मेरे फैकल्टी थे, मैंने उनके नोट्स को रेफ़र करा है, तो वो काफ़ी डिटेल्ड नोट्स हैं। जब आप आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स को उठा के देखोगे PYQs में, तो आप देखेंगे कि कुछ ही टॉपिक्स हैं जो UPSC हर साल पूछती है, जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर, डांस, म्यूज़िक। तो मैंने उन सब के अलग से नोट्स बना लिए थे, वापस से वो 3 पेन हाइलाइटर मेथड से ही, कि इनको मुझे रिवाइज़ करना है और मैं इस ऑर्डर में रिवाइज़ करूँगी। नेक्स्ट इन्वायरमेंट क्योंकि काफ़ी स्टैटिक अब नहीं पूछा जा रहा है, तो बट मैं हमेशा शंकर IAS की बुक को रेफ़र करती थी, ताकि हर एग्ज़ाम से पहले मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें, ताकि अगर कोई बेसिक क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ भी जाए तो वो मैं गलती नहीं करूँ। इसमें मैंने सिविन सर के नोट्स भी रेफ़र करे थे, जहाँ पे सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से टॉपिक्स को समझाया है, दोनों ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट दोनों में। सिविन सर के नोट्स फ्रीली अवेलेबल हैं उनके वेबसाइट पे, आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है, तो 100 to 110 डेज़ इज़ मिनिमम विच इज़ रिक्वायर्ड इन प्रीलिम्स, क्योंकि एक चीज़ को आपको बहुत बार रिवीजन करना होता है। मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि कोई भी चीज़ अगर आप उसको मिनिमम 3 टाइम्स एग्ज़ाम में रिवाइज़ करके नहीं जाते हो, तो फिर आपको रिकॉल करने में प्रॉब्लम होता है। तो मैं क्या करती थी, एक 3 मंथ स्ट्रैटेजी बनाती थी 90 डेज़ का, जहाँ पे कि मैं प्लान करती थी कि मैं पर सब्जेक्ट को 3 महीने में कैसे रिवाइज़ करूँगी। तो मैं उसको 45 डेज़, 30 डेज़ और 15 डेज़ में क्लासीफाई करती थी। मुझे फर्स्ट रिवीजन सारे सब्जेक्ट का 45 डेज़ में कर लेना है, सेकेंड 30 में और थर्ड 15 में। यहीं पर आपका वो हाईलाइटर मेथड काम करेगा, जहाँ 45 डेज़ में सारा कुछ पढ़ रहे हो,
30 डेज़ में जो आपने दूसरे कलर पेन से हाईलाइट किया आप उसको पढ़ रहे हो, और 15 डेज़ में आप उसको पढ़ रहे हो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की जो थर्ड हाईलाइटेड वाला चीज़ है। बट ये हाईलाइटिंग आपको पहले करके रखनी होगी ताकि आप उसको रिवीजन एक एफिशिएंट मोड पे कर पाएँ। जितने भी स्टैटिक सोर्सेज है, मैंने किसी भी स्टैंडर्ड बुक के नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि वो मुझे बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता था, तो मैं हाईलाइटर पेन की उससे ही करती थी। कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगता था जो करंट अफेयर में जो बुक्स में नहीं मिलता था, तो मैं वहीं पे स्टिकी नोट्स लगा के उनको लिख लिया करती थी ताकि वो चीज़ें मेरे सामने में रहे। क्योंकि मुझे 4 साल लग गए प्रीलिम्स क्रैक करने में 4th अटेम्प्ट में, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हर कोई ये बोलता है कि PYQs को रियलाइज़ करने हैं, बट व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ एनालाइजिंग PYQ ये थोड़ा समझ में नहीं आता है। जैसे मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैंने PYQ रेफ़र नहीं करे, मैंने अपने सारे अटेम्प्ट में PYQ रेफ़र करे, बट मेरा फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में फोकस क्या होता था कि मुझे सारे PYQs आने चाहिए, उसके आंसर्स याद होने चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो आंसर्स से दूसरे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो मैं उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही थी कि PYQs को एनालाइज़ कैसे करना है। थर्ड अटेम्प्ट में मुझे ये चीज़ समझ आई कि PYQs को एनालाइज़ करने का मतलब क्या होता है। PYQ एनालिसिस का मतलब होता है कि आप देखो कि यूपीएससी किस लैंग्वेज में क्वेश्चन बना रही है, उनका मोड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन क्या है। अगर वो 4 ऑप्शंस दे रही है तो उस 4 ऑप्शन का रेलेवेंस उस क्वेश्चन के साथ क्या है, वो ऑप्शंस क्यों वहाँ पे दिए गए हैं। और यूपीएससी आपको हिंट करती है बाय वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन कि ये चीज़ें गलत हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई क्वेश्चन उठाएंगे तो आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर मेथड होता है जिस लैंग्वेज को यूपीएससी यूज़ करती है वाइल मेकिंग अ क्वेश्चन रॉन्ग और वाइल मेकिंग अ क्वेश्चन राइट। सिमिलरली आप क्वेश्चंस को उनके ऑफिशियल आंसर की से भी मैच करें, इससे ये पता चलेगा कि यूपीएससी किसी क्वेश्चन का अगर पर्टिकुलर आंसर दे रही है तो उसके पीछे वो क्या मान के आंसर दे रही है और उनका फ्रेम ऑफ माइंड क्या है आस्किंग क्वेश्चन। तो जब मैंने ये चीज़ें बहुत डिटेल्ड में करी, मेरे पास 25 ईयर्स का PYQ था दिशा पब्लिकेशन का, मैं उसी को यूज़ करती थी क्योंकि मुझे सारा एक जगह कंसोलिडेटेड मिल गया था। तो मैंने हर क्वेश्चन पे 25 ईयर्स के रेड पेन से मार्क कर रखा था बुक में कि दीज आर द वर्ड्स जिसकी वजह से गलतियाँ हो रही हैं, दीज आर द वर्ड्स जिसकी वजह से चांसेस है सही होने के। और ये सब करना पर्टिकुलरली मैंने सीखा MCQ एप्टीट्यूड सीरीज़ सत्यम जैन सर का आता है, वो यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट है। तो मैंने ये देखा कि मेरा हर टाइम पे बॉर्डर लाइन प्रीलिम्स हर्डल आ रहा था। तो इट मीन्स जो स्टैटिक क्वेश्चंस आ रहे थे मैं उनको सही कर रही थी क्योंकि मैंने स्टैटिक बुक्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, बट जो क्वेश्चंस थोड़े से अनसर्टेन होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, वो मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं 50-50 चांसेस ले रही थी, तो मेरे मोर नेगेटिव साइड्स पे चले जा रहे थे। तो वो वाली चीज़ मैंने MCQ एप्टीट्यूड सीरीज़ से ही सीखी, जहाँ सर ने हर क्वेश्चन को डिस्कस करा है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे वो सही हो रहा है, ये क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज है जिसकी वजह से ये गलत हो रहा है, कौन से मेथड यूज़ करें, या यूपीएससी कैसे करके किसी क्वेश्चन को सही कर रही है। ये वाला हेल्प आप राहुल सर जो IAS PCS पाठशाला के हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं। उन्होंने भी काफ़ी वीडियोस डाले हैं और सर के टेलीग्राम चैनल पे भी नोट्स है जहाँ सर ने वहाँ पे भी समझा रखा है। और अगर आपको डिटेल्ड कवर करना है कि हर टॉपिक्स को, हर क्वेश्चंस को कैसे समझाएं, तो अंडरस्टैंड यूपीएससी चैनल के यूट्यूब चैनल पे आपको मैड की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे सर ने डिटेल्ड में लास्ट ईयर के 7-8 साल के क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं। तो जब आप देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि दिस इज़ द राइट वे ऑफ एनालाइजिंग PYQ। और जब आप वो कर लोगे तो आप वो खुद समझने लगोगे कि यहाँ पे ये मेथड है सही करने का, यहाँ पे ये मेथड है गलत करने का। तो फाइनली मैं कहूँगी कि स्टैटिक सोर्सेज का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, क्योंकि दैट इज़ द ओनली थिंग जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है एग्जाम में। आप एलिमिनेशन तभी कर सकते हो एग्जाम में जब आपके पास स्टैटिक नॉलेज है। तो एलिमिनेशन वर्क्स ओनली इफ़ यू हैव कमांड ऑन योर स्टैटिक नॉलेज। तो उसके बाद जब आप स्टैटिक प्लस MCQ एप्टीट्यूड सीरीज़ को मिक्स करोगे तो आप ये देखोगे कि जो आपका बॉर्डर लाइन वाला इशू आ रहा है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो रहा है और आप सेफली 100+ स्कोर कर पाओगे। और जो भी बिगनर्स है जो कि तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्टली आप सारे जितने भी स्टैटिक सोर्सेज हैं जो मैंने बताया, आप उनको पहले अच्छे से पढ़ो, कम से कम 3 टाइम्स पढ़ो, ताकि आपको पता चले कि कौन से चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें नहीं। क्योंकि जब भी हम फर्स्ट टाइम कोई बुक उठाते हैं, फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत उठाए, तो हमें उसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं और हम सब कुछ हाईलाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, बट सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो ये आप कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको पहले आप 2 बार पढ़ो बुक को और उसके बाद आप PYQs खोलो और आप देखो कि आप जिस तरीके से पढ़ रहे थे, क्या क्वेश्चंस उस तरीके से पूछे जा रहे हैं, क्या वही टॉपिक्स आ रहे हैं जिसको आपने पढ़ा है, क्या आपने कुछ ऐसे टॉपिक्स छोड़ तो नहीं दिए जो कि PYQ के लिए PYQ में बहुत इंपॉर्टेंट है।
फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट का टॉपिक हो गया, प्रेसिडेंट का टॉपिक हो गया, सेंटर स्टेट रिलेशंस हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ये सारे ऐसे टॉपिक्स है पॉलिटी में जो हर साल रिपीट होते हैं। तो आपने कोई लक्ष्मीकांत का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट छोड़ तो नहीं दिया जो आपने नहीं पढ़ा। तो आपको क्या करना है, आपको स्टैटिक बुक प्लस PYQ को हमेशा देखना है। आपको फर्स्ट स्टेप में ये नहीं देखना है कि मैं कैसे एलिमिनेट करूँगी या कैसे मुझे 100+ स्कोर करना है। आपको फर्स्ट स्टेप में ये देखना है कि व्हाट इज़ द सिलेबस, मैं क्या पढ़ रही हूँ और क्या मेरे पढ़े हुए से PYQs में वो टॉपिक्स आ रहे हैं। फर्स्ट स्टेप विल बी टॉपिक मैचिंग, तो आप वो टॉपिक्स मैच करो। जब आपका बेसिक कवर हो जाएगा, जहाँ पे कि आपको श्योरिटी है कि जो स्टैटिक के 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आप 25-26 सही कर रहे हो, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप इज़ लर्निंग आर्ट ऑफ एलिमिनेशन एंड MCQ फॉर ऑल द अदर क्वेश्चंस। अगस्त या सितंबर में आप जब भी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट राउंड में आप कुछ भी हाईलाइट मत करिए। फर्स्ट राउंड में रीड एवरी बुक फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि मैं देखूं कि हर लाइन में क्या लिखा है, हर बुक में क्या लिखा है। इससे आपको पता चलेगा कि उस पूरे सब्जेक्ट मैटर है क्या। फर्स्ट 2 टाइम्स में अंडरलाइन कुछ करना ही नहीं है, आपको बस वो पढ़नी है किताबें, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि सब्जेक्ट का रोल क्या है, सब्जेक्ट में पूछा क्या जा रहा है। व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग इट फॉर 3rd टाइम देन स्टार्ट हाईलाइटिंग, तब आपको भी समझ आएगा कि इसमें मुझे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और उन चीज़ों को हाईलाइट करने का सीधा सा तरीका है कि PYQs को आप हमेशा सामने में रखो कि ये वाली चीज़ें पूछी जा रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में बायोम्स पूछे जा रहे हैं तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मुझे ये वाली चीज़ें हाईलाइट करनी है। तो एटलीस्ट आफ्टर रीडिंग 2 टाइम्स स्टार्टिंग हाईलाइटिंग इन डिफरेंट, और जब आप वो 3 या 4 कलर से मैं हाईलाइट करने की बात कर रही हूँ, तो जब आप वो मिनिमम 3 टाइम्स पढ़ लेंगे उसके बाद वो आपको रियलाइजेशन होगा कि आप उसको कैसे अंडरलाइन करें। अगर आप फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं और आप हाईलाइट करना शुरू कर देंगे तो आप कुछ भी कॉन्क्रीट हाईलाइट नहीं कर पाएंगे, वो बस ऐसा रहेगा कि आप उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टार्ट हाईलाइटिंग थिंग्स at least after revising it for 2 times। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपका इनिशियल टेस्ट PYQ पे ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप PYQs आप पढ़ते हो और लगाते हो तो आपको वो कॉन्फिडेंस भी आता है कि UPSC ने जो खुद के क्वेश्चंस पूछे हैं वो आप उन टॉपिक्स पे कर पा रहे हो जो आपके सोर्सेज हैं। जब आपके PYQs एक बार हो जाएं तो आप किसी भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ को रेफ़र कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल हो। मैं फोरम IAS में मैंने SFG किया था जब मेरा सेकेंड अटैम्प्ट में नहीं हुआ था, तो हम मॉर्निंग में रोज़ 6 बजे टेस्ट देने जाते थे। मैं वो पूरा नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे दूसरे भी स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम आ गए थे। बट अगर आपको डेली प्रैक्टिस के लिए चाहिए कि कुछ मुझे रिविज़न करना है, क्योंकि वहाँ पर टाइम टेबल के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज मिलता है, तो आप SFG भी देख सकते हो प्रीलिम्स के समय। मैंने PYQ की जो बुकलेट यूज़ करी थी वो दिशा पब्लिकेशन की 25 ईयर्स की PYQ बुकलेट आती है, मैंने उसको ही रेफ़र करा था। तो अगर आप 25 to 30 ईयर्स के PYQ एनालाइज करते हो तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। आपको सारे क्वेश्चंस के उसमें कवर हो जाते हैं, हॉलिस्टिकली कवर हो जाते हैं, और आपको पैटर्न भी देखता है कि कैसे UPSC ने भी अपने प्रीलिम्स के पैटर्न को इवॉल्व करा है। तो आई थिंक 25 ईयर्स इज़ सफिशिएंट फॉर दिस। मेंस की तैयारी आप दिसंबर तक करें, और मेंस की तैयारी में आप ये ध्यान रखिए कि जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं वो आप एक बार पढ़ के दिसंबर तक रखिए। उससे क्या होगा कि जब आप प्रीलिम्स के बाद उन टॉपिक्स को उठाएंगे तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा और एक फैमिलियरिटी रहेगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आफ्टर 15 जनवरी यू कैन शिफ्ट टू प्रीलिम्स, क्योंकि फिर वहाँ पे आपको थोड़ी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव वाली चीज़ें करनी होती हैं, तो आप उस मोड में चले जाते हो, प्रीलिम्स वाले मोड में, जहाँ पे कि आप बुक्स रीडिंग स्टार्ट करते हो और करंट अफेयर्स की तरफ जाते हो। तो मैं कहूँगी कि आप मेंस का एक बार सिलेबस पढ़ के रखें, उससे आपका एक पीस ऑफ माइंड भी रहेगा, जहाँ पे कि आप एक प्रीलिम्स के मोड में आ जाएंगे। जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मेजर सब्जेक्ट्स है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, ये सब मेंस में भी आएगा। तो अगर आप प्रीलिम्स में वापस से उन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हैं तो वो आपका मेंस में भी काम आएगा। तो आप जो भी आपने पढ़ा है आर्टिकल्स या ज्योग्राफी में जो भी आपने पढ़ा है, क्लाइमेट पैटर्न चेंजेस, वो सब आप मेंस में भी लिख सकते हैं। तो अगर आप डिटेल्ड बुक रीडिंग प्रीलिम्स के समय भी करेंगे तो अल्टीमेटली आपको मेंस में काम आएगा। करंट अफेयर्स के मैं नोट्स कभी भी न्यूज़पेपर से नहीं बनाती थी। मैं न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ती थी बट मैं नोट्स नहीं बनाती थी। मैंने हमेशा मंथली कंपाइलेशंस को ही रेफ़र किया है। मैं विजन IAS के मंथली कंपाइलेशंस को रेफ़र करती थी। मैं मंथली भी पढ़ती थी और लास्ट में प्रीलिम्स के समय में PT 365 भी करती थी, जस्ट टू सी कि अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मुझसे छूट गया है। बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने मंथली पढ़ा है तो आप PT 365 ना करें, या फिर आप PT 365 कर रहे हैं तो मंथली ना करें, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इट्स बेटर कि आप स्टैटिक चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तो वो स्टैटिक सब्जेक्ट्स की वजह से होगा,
कि करंट अफेयर बहुत डायनेमिक होता है और आप कितना भी उसके पीछे भागेंगे तो एक श्योरिटी नहीं होती है। तो आप करंट अफेयर का एक सोर्स को रेफ़र करें जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जो आपको सही लगता है कि ये मेरे नीड्स को सूट करता है, एंड जस्ट स्टिक टू दैट। डोंट रन बिहाइंड ऑल द थिंग्स गोइंग ऑन इन मार्केट एंड जस्ट ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस। प्रीलिम्स में सबसे बड़ी चीज़ आती है कि इतने सारे मटेरियल्स होते हैं मार्केट में कि आपको समझ नहीं आता है मैं क्या रेफ़र करूं, क्या रेफ़र नहीं करूं। बट यहीं पे होता है सिलेक्शन कि आप जस्ट स्टिक टू योर प्रोसेस, स्टिक टू योर सोर्सेज, कि मैंने ये सोर्सेज सेलेक्ट कर लिए, अब मुझे कोई और सोर्स नहीं दिखना है। जब आप इस पीस ऑफ माइंड से पढ़ोगे तो आपको आप अब खुद भी देखोगे कि आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई है, एंड नाउ यू आर एबल टू रीड इट मोर कामली, एंड आप ज़्यादा इंटरनलाइज कर पाओगे चीज़ों को। प्रीलिम्स में क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने का हर किसी का अपना स्ट्रैटेजी होता था। मेरा स्ट्रैटेजी होता था कि मैं 2 राउंड में ही करती थी क्वेश्चंस। 3 राउंड मेरे से हो नहीं पाते थे क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े आजकल लेंदी आने लगे हैं, तो दो राउंड में ही करती थी मैं फर्स्ट राउंड में उन्हीं क्वेश्चंस को करती थी जो कि मुझे शॉर्ट पता होते थे कि इसका आंसर यही है। बट मैं क्वेश्चन सारा पढ़ती थी और 50-50 वाले क्वेश्चंस को मार्क करके रख लेती थी कि मैं इसको सेकेंड राउंड में आके करूँगी। जब मैं फर्स्ट राउंड कंप्लीट करती थी शॉर्ट वाले में तो मैं उसको फिल कर लेती थी OMR में। उसके बाद मैं सेकेंड राउंड पे आती थी। सेकेंड राउंड में मैं उन क्वेश्चंस को देखती थी जिसको मैंने 50-50 पे करा है, फिर मैं उसमें सेलेक्ट करती थी और उनको फिल करती थी। मैं फर्स्ट राउंड में उस क्वेश्चंस को कम्प्लीटली कट आउट कर देती थी जो मुझे सेकेंड राउंड में देखना भी नहीं है या जो जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं कट आउट कर देती थी। तो इससे मेरा टाइम बचता था जहाँ मैं सेकेंड अटेम्प्ट में उन क्वेश्चंस को देखती ही नहीं थी। इवन अगर आप सारी बुक्स पढ़ लें, सब कुछ पढ़ लें, तो जब आप प्रीलिम्स के पेपर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 25 to 30 क्वेश्चंस के अराउंड ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो किसी को भी शॉर्ट पता होते हैं कि यही वो क्वेश्चंस है जो स्टैटिक सोर्स से हैं। उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस है वो आपके स्ट्रैटेजिक, जो आपने स्टैटिक बुक्स को रेफ़र करा है उसके नॉलेज, करंट अफेयर के नॉलेज, प्लस आप चीज़ों को कैसे MCQ डेवलपमेंट जो आपने करा है, जो एलिमिनेशन की आर्ट सीखी है, उन सब का इंटीग्रेशन होता है जो आपको उन क्वेश्चंस में करना होता है। स्टैटिक से डायरेक्टली आप 30 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर पाओगे प्रीलिम्स में। जो मेरे जो 3 बार प्रीलिम्स नहीं हुए तो मैंने उसमें ये रियलाइज़ करा कि जो स्टैटिक वाला पोर्शंस है, जो मैंने बात की 25 to 30 वाला, वो मैं हमेशा से सही कर रही थी, तो मेरा एक बॉर्डर लाइन स्कोर उसकी वजह से बन जा रहा था। बट जो दूसरे क्वेश्चंस होते थे, जो अदर क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे एलिमिनेशन हो रही है या जहाँ पे हम 50-50 वाली बात करते हैं, तो मेरा थोड़ा नेगेटिव साइड पे चला जाता था क्योंकि मैं 50-50 रैशनली एनालाइज नहीं कर पाती थी। वो इसीलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं ये नहीं समझ पा रही थी 3 अटेम्प्ट में कि यूपीएससी इसको सही क्यों कर रही है, यूपीएससी इसको गलत क्यों कर रही है। फिर मैंने जब वो MCQ वाली सीरीज़ देखी और मैंने वो एप्टीट्यूड को समझा, उसके बाद मैं वो क्वेश्चन सही करने लगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब आप स्टैटिक प्लस वो MCQ वाली चीज़ें आप साथ में लेके आओगे तब प्रीलिम्स होगा। बट उसका बेस लाइन ये है कि उसके पहले आपको स्टैटिक वाली चीज़ें पहले करनी है। पहले ही आप MCQ अगर एप्टीट्यूड वाले डेवलपमेंट वाली चीज़ों पे चले जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यू नीड टू हैव बोथ नॉलेज प्लस एलिमिनेशन स्किल्स। मैंने अपने चारों अटेम्प्ट में 85 to 90 के बीच ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा है। बट मेरे से गलती क्या होती थी कि मैं जब वो 50-50 वाले क्वेश्चंस कर रही होती थी तो मैं क्यों उस क्वेश्चन को सही कर रही हूँ या क्यों वो क्वेश्चन को गलत कर रही हूँ, मैं उसको कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाती थी, कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पाती थी। तो उसकी वजह से क्या होता था कि मेरा ओवरऑल नेगेटिव ज़्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही थी। 4th अटेम्प्ट में मैंने सोलली मैड पे रिलाई किया कि मैं हर क्वेश्चंस में उसको इम्प्लीमेंट करूँगी और मैंने हर क्वेश्चंस में उसको एग्जीक्यूट करा एंड माई स्कोर गॉट बूस्टेड ड्यू टू दिस। एग्ज़ाम में जब भी हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है तो वो डिफरेंट सेट्स में आता है। तो आप ट्राई करें कि जब आप क्वेश्चन पेपर खोलें तो जिस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो आप उस सब्जेक्ट के सेक्शन पे चले जाएं। उससे आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि इन क्वेश्चंस को मैं करती हूँ। मुझे थोड़ा हिस्ट्री से फियर होता था तो मैं उल्टा करती थी, मैं उस क्वेश्चन को पहले करती थी जिसमें मुझे फियर होता है, ताकि मेरा माइंड काम रहे कि मैंने उन क्वेश्चंस को देख लिया जो मुझसे बनने नहीं वाले। अब वो क्वेश्चंस आने वाले हैं जो मुझे आते होंगे और मैं उनको ईजिली कर सकती थी, तो मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस पहले कर लेती थी कि अब मेरा माइंड शांत रहेगा। तो आप ये अपनी स्ट्रैटेजी देख सकते हैं कि किस स्ट्रैटेजी से आपको सूटेबल हो रहा है कि आप एक पीस माइंड में आ रहे हैं, आप एक काम एंड कंपोजर मेंटेन करके रख पा रहे हैं और वो आपको हेल्प कर रहा है सॉल्व करने में।
तो डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ जब आप देंगे तो आप ये डिवाइस कर पाएंगे कि क्या चीज़ ऐसी है जो आपको सूट कर पा रही है। एक स्ट्रैटेजी सबके लिए काम नहीं करती है, वो आप डिफरेंट हिट एंड ट्रायल्स करेंगे, डिफरेंट पेपर्स लगाएंगे, उसके बाद पता चलेगा। इसके आपको कितने क्वेश्चंस करने चाहिए वो भी आप तभी पता कर पाएंगे जब आप डिफरेंट टेस्ट देंगे, और आपको पता चलेगा कि मैं अगर इस रेंज में क्वेश्चंस कर रही हूँ तो मेरे अराउंड इतने बनते हैं, क्योंकि मैं इतना रिस्क ले पा रही हूँ। अगर मैं इस रेंज में करती हूँ तो मेरे नेगेटिव ज़्यादा हो पाते हैं। तो इन सबको करने के लिए आप एक्सटेंसिवली टेस्ट सीरीज़ करिए, उससे आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी। मैंने अपने प्रीवियस 3 अटैम्प्ट्स में टेस्ट सीरीज़ करी थी। मैंने फोरम की SFG करा था, और उसके बाद मैंने विज़न IAS का अभ्यास भी किया था। मैंने अपने 3 अटैम्प्ट्स में, मैंने अपने 4th अटैम्प्ट में एक भी टेस्ट सीरीज़ नहीं करा है, ना प्रीलिम्स का ना मेंस का, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम का क्रंच था, मेरे स्टेट सर्विसेज के भी एग्ज़ाम थे। तो बट मैंने क्या किया, मैंने 4th अटैम्प्ट में सिर्फ और सिर्फ PYQs किए हैं, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। मैं हर दिन कम से कम 100 PYQs प्रीलिम्स के करती ही थी, ताकि मेरा दिमाग हमेशा से PYQ के मोड में ही रहे, कि अगर मुझे क्वेश्चंस देख के पता चल जाए कि ये वही लैंग्वेज है जिसमें UPSC क्वेश्चंस पूछती है, तो मैं 100 PYQs रोज़ करती थी। जो लास्ट के मेरा स्टेट का मेंस 30 अप्रैल को ख़त्म हुआ था, तो मेरे पास बस 23 दिन बचे थे प्रीलिम्स के लिए UPSC के। तो मैं ये वही करती थी कि स्टैटिक के सोर्सेज रिवाइज़ करती थी, और रात को बैठ के 100 PYQ रोज़ करती थी, ताकि जब मैं प्रीलिम्स के पेपर में घुसूँ तो मेरा वो ध्यान रहे कि ये PYQ के मोड में ही मैं घुस रही हूँ। और आई थिंक ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए बहुत वर्क की, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स के जस्ट पहले जब मैं गेट पे घुस रही थी उस समय भी मैं 30 क्वेश्चंस PYQs के करके गई थी। तो मेरा माइंड ऑलरेडी उस फ्रेम ऑफ माइंड में था जब मुझे पता था कि UPSC का लैंग्वेज यही है क्वेश्चन पूछने का, और सिमिलर क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो प्रीलिम्स और CSAT के टाइम का ब्रेक होता है, आप ये पूरी तरीके से ट्राई करें कि आप क्वेश्चंस को मैच ना करें, क्योंकि मेरे मेंटोर हैं, वो मुझे हमेशा से बोलते हैं कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो इट्स लाइक प्लेइंग अ क्रिकेट मैच। तो अगर आप GS कर लिया आपने, तो वो आपका एक सेशन हो गया, अब आप उसको भूल जाओ, अब नाउ यू हैव टू प्ले अनदर सेशन। तो उस सेशन के लिए आप प्रिपेयर करो, CSAT रिवाइज़ करो। मैं क्या करती थी कि मैं खाना खा लेती थी, उसके बाद मैं CSAT के जो मेरे शॉर्ट नोट्स थे, जहाँ पे मैंने फार्मूला और जो क्वेश्चंस रिपीट होते थे, उनके पैटर्न होते थे, मैं उनको देखती थी। और मेरे मम्मी पापा दोनों ही मेरे साथ प्रीलिम्स सेंटर पे आते थे, तो मैं उनके साथ थोड़ा बात कर लेती थी, तो मेरा थोड़ा रिलैक्स हो जाता था। तो आप बाहर निकले, खाना पीना खाएं, जिन लोगों से आपको बात करना अच्छा लगता है आप थोड़ी बहुत बातें करें, और उसके बाद आप CSAT रिवाइज़ करके बहुत फ्री माइंड के साथ एग्ज़ाम देने जाएँ। क्योंकि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने GS में कितना भी अच्छा कर दिया हो, बट अगर CSAT क्वालिफाई नहीं करेगा तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो जस्ट फोकस ऑन CSAT वाला पार्ट। मैंने जो अपने 4 साल की गलतियों में यही सीखा कि प्रीलिम्स को निकालने का एक सिंपल सा सल्यूशन यही है कि आपको PYQ एनालिसिस की आर्ट आनी चाहिए। इफ़ यू गेट द आर्ट कि PYQ को कैसे एनालाइज करना है और क्वेश्चंस को कैसे देखना है कि UPSC किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछती है और ऑप्शंस को कैसे गलत करती है, आप अलॉन्ग विथ स्टैटिक सोर्सेज रिवाइज करके ये वाली चीज़ करें, आपका प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे एग्ज़ाम्स आएगा, मार्केट विल बी फ्लडेड विथ लॉट ऑफ मटेरियल्स। और आप भी देखेंगे, जब आप पीयर डिस्कशंस भी करेंगे, किसी को कुछ आ रहा होगा, किसी को कुछ नहीं आ रहा होगा, बट आप ये देखेंगे कि 25 to 30 क्वेश्चंस जो हमारे स्टैटिक के हैं, वो अगर आपने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई की है तो वो आपको भी आ रहा होगा। रेस्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो इतना वाइड है कि आप हर चीज़ को कवर कर ही नहीं सकते हैं। तो इट्स लाइक बिलीविंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर सोर्सेज, कि मैंने जो किया है वो मैं स्टैटिक तो मैंने कर लिया है, मैं उसको बार बार रिवाइज करूँगा। और उसके बाद जब जो मैंने MCQ एप्टीट्यूड डेवलपमेंट सीखा है उसको मैं जब इम्प्लीमेंट करूँगा, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मैंने ये पढ़ा या वो नहीं पढ़ा है, क्योंकि अब आप जान गए होगे कि चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। व्हेन यू लर्न द आर्ट ऑफ हैंडलिंग द क्वेश्चंस, देन आप किसी भी क्वेश्चन से फियर नहीं करोगे कि ये मुझे नहीं आता है। जब मैं अपने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में गई थी तो मेरे पे आज सच कोई बैगेज नहीं था, क्योंकि मुझे लगा था कि चलो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट में हो जाएगा, क्योंकि मैं सेकंड अटेम्प्ट में बहुत हैप्पीली घुसी थी एग्ज़ाम हॉल में। तो उस टाइम पे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ मैं गई थी। बट जब मैं अपने थर्ड अटेम्प्ट में गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा था कि मेरे 2 प्रीलिम्स नहीं हुआ है, तो अभी नहीं होगा तो क्या होगा। तो अभी नहीं
नहीं होगा तो क्या होगा से ये हुआ कि मेरा वो भी नहीं हुआ, क्योंकि आप वो जब फियर और प्रेशर के साथ जाते हो ना तो आपका माइंड वो सबकॉन्शियसली प्ले कर रहा होता है। और जब आप देखोगे, मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन में ये रियलाइज़ करा है कि आप जैसा अपने माइंड को मैनिफेस्ट कराओगे, माइंड आपका वैसा ही वर्क करेगा। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली कि जो हो गया सो हो गया, नाउ द चैप्टर इज क्लोज्ड, आई एम हेयर टू स्टार्ट समथिंग न्यू। और एकदम फ्रेश, काम, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जाओ, किसी फेयर के साथ मत जाओ और आप देखोगे कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आओगे। अब बात करते हैं मेरे मेन स्ट्रैटेजी की। जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स दिया था तो मेरा ऑप्शनल और एथिक्स के अलावा बाकी कोई उतने सब्जेक्ट्स रेडी नहीं थे। तो ये भी हुआ कि जब प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मैंने बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दिया और अपने उन सब्जेक्ट्स को कवर किया जो मैं कवर नहीं कर पाई थी। तो क्योंकि मुझे 3 अटेम्प्ट्स लग गए तो मैंने मेंस पे एक्सटेंसिवली काम किया था। मैंने हर सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स बनाए थे टॉपिक वाइज और मैं उनको रिवाइज़ किया करती थी और मैं ये ट्राई करती थी कि मैं PYQs जितने हो सके मैं मेंस के लिखूं। तो मैंने 2015 से लेके 2024 का हर सब्जेक्ट का PYQ खुद से लिखा है, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम मिल गया था इन 3 सालों में, तो मैंने हर PYQ भी खुद से लिख के देखा है। तो जब मैंने ये लिखा तो मैंने देखा कि PYQ जितना इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट मेंस के लिए, क्योंकि जब आप मेंस का PYQ एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि कुछ सर्टेन थीम्स और टॉपिक्स हैं जो कि हर टाइम यूपीएससी रिपीट करती है। तो उन टॉपिक्स पे आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए, उस पर आपके नोट्स ऑलरेडी रेडी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मेंस के एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम होता है। इतना टाइम नहीं होता है कि आप कुछ सोच रहे हो फिर लिख रहे हो। तो आप चीज़ों को जितनी बार रिवाइज करेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा ईजी होगा। आप क्वेश्चंस देखते ही उनको लिखना शुरू करो और एक कंप्लीट टाइम फ्रेम में पेपर को कंप्लीट करो और आपके क्वेश्चंस ना छूटें। अब बात करते हैं पेपर वाइज स्ट्रैटेजी की। तो जीएस पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री आता है, आर्ट एंड कल्चर आता है, सोसाइटी और ज्योग्राफी आता है। आर्ट एंड कल्चर में मैंने जो प्रीलिम्स में पढ़ रखा था मैंने उसी को यूज़ करा, क्योंकि वो प्रीलिम्स में भी काफ़ी डिटेल्ड आप पढ़ते हैं। तो जब आप प्रीलिम्स का सब कुछ पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए, मेंस में भी वही इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। तो जब आप प्रीलिम्स के लिए आर्ट एंड कल्चर करें, बहुत सारे लोग प्रीलिम्स को में आर्ट एंड कल्चर नहीं करके जाते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि वो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ने में भी मज़ा आता है। आप एक बार उसको पढ़ के देखें, क्योंकि अगर आप वो पढ़ के रखेंगे तो वो आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। तो आपके प्रीलिम्स के नोट्स से मेंस वाला हो जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस मेंस में उतने आते नहीं हैं, बट इस बार मेंस में आ गया था। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि कोई भी एक सोर्स जो आपको अच्छा लगता है आप उसको रेफ़र करिए और उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उनको बस देख लीजिए कि मैं इतना पढ़ लूँगी तो मैं एक अच्छा आंसर लिख सकती हूँ। मैंने अंडरस्टैंड यूपीएससी की कॉन्कर मेंस की बुकलेट आती है, मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री उसके थ्रू ही किया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस भी मैंने सेम वर्ल्ड अंडरस्टैंड यूपीएससी की कॉन्कर मेंस की बुकलेट आती है, मैंने उससे किया था, क्योंकि उससे लिमिटेड ही क्वेश्चंस आते हैं तो ज़्यादा टाइम भी आपको उन टॉपिक्स पे नहीं देना है। एक बेयर मिनिमम इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जिससे कि आप एक क्वेश्चंस लिख सकें। उसके बाद हिस्ट्री पे आते हैं। तो जब आप प्रीलिम्स में आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है तो आपने ये भी देखा होगा कि आपने काफ़ी डिटेल्ड में हिस्ट्री पढ़ा है, तो वो सेम हिस्ट्री नॉलेज मेंस में भी काम आता है। यहाँ पे बस आपको वो सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं, याद की थी, फैक्ट्स फिगर, उनको बस आपको लिखने आना चाहिए, जो आप पॉइंट वाइज फॉर्मेट में जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे कि वो सेम नॉलेज को मुझे मेंस में कैसे यूज़ करना है। ज्योग्राफी, क्योंकि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था तो मैंने जीएस के लिए सेपरेटली ज्योग्राफी पे कुछ किया नहीं था, मैंने अपने ऑप्शनल वाले नॉलेज को यूज़ किया था। सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी के मेरे नोट्स थे मेंस के, जो मैंने खुद से बनाया था, टॉपिक वाइज बना लिया था मैंने, डिफरेंट सोर्सेज को रेफ़र करके। फॉर एग्जांपल आप ग्लोबलाइजेशन टॉपिक उठाएं तो आपका जो भी आप मटेरियल रेफ़र कर रहे हैं आप उससे एक 1 पेजर नोट्स बना लें। नोट्स आप ऐसे ना बनाएं कि वो फिर एक बुक ही तैयार हो जाए। नोट्स भी आप 1 पेजर बनाएं, 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स के हिसाब से बनाएं। मैं नोट्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही बनाती थी। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन पे आ गया तो मैं उसका इंट्रोडक्शन क्या लिखूंगी, उसका पॉइंट्स क्या होना चाहिए और कंक्लूजन कैसे होना चाहिए। तो जब आप इस फॉर्मेट में नोट्स बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए रिवीजन भी आसान है। तो मैंने सोसाइटी ऐसे किया था और जो अंडरस्टैंड यूपीएससी के शॉर्ट नोट्स थे कॉन्कर मेंस के, मैंने उसमें वैल्यू एडिशन किया था। ये मैंने प्रीलिम्स के बाद किया था। नाउ कमिंग टू पेपर 2। पेपर 2 में भी जो बेसिक नॉलेज होती है पॉलिटी की, वो आपके प्रीलिम्स के समय जब आप स्पेक्ट्रम कवर करोगे तो आपका कवर हो जाएगा। बट कुछ टॉपिक्स हैं जो एक्सटेंसिवली सिर्फ हम मेंस में पढ़ते हैं, तो उन टॉपिक्स को, और प्रीलिम्स में जब हम पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत, तो वो थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जहाँ पे हम चीज़ों को याद कर रहे होते हैं। बट डिटेल्ड में लिखने के लिए यू नीड टू हैव सोर्सेज, यू नीड टू हैव नोट्स रेडी इन मेंस।
तो यहाँ पे मैंने अंडरस्टैंड यूपीएससी की बुकलेट कॉन्कर मेंस की और पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की प्रहार की बुकलेट आती है वो यूज़ करा था। मैंने इन सब नोट्स को पहले ही बना के रखा था, अपने प्रीलिम्स के पहले ही बना के रखा था। मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच बस वैल्यू एडिशन किया था और चीज़ों को रिवाइज किया था। मेरे फाउंडेशन कोर्सेज़ के भी पॉलिटी के नोट्स थे, मैंने उन सबको मिला के एक कंप्लीट नोट्स बनाया हुआ था डिफरेंट टॉपिक्स पे 1 पेजर, तो मैंने उसी को यूज़ किया था। गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे सारे टॉपिक पे। एंड उसमें जब आप गवर्नेंस और सोशल जस्टिस को देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेशर ग्रुप का क्वेश्चन आया या एसएचजी का क्वेश्चन आया, तो उस पर आप जितने अच्छे पॉइंट्स लिखोगे मार्क्स उतने अच्छे आते हैं। तो मैंने इसमें चैट जीपीटी का यूज़ किया था, जहाँ पे मैंने चैट जीपीटी से को कमांड दिया था कि गिव मी एन एक्रोनिम, कि मैं उसको किस एक्रोनिम को यूज़ करूँ तो वो प्रेशर ग्रुप का क्या क्या रोल होता है। तो बहुत सारे एक्रोनिम मैंने जनरेट किए थे जिसका जो मैंने देख लिया था, तो मैं वो उन्हीं एक्रोनिम को मैंने याद किया था, क्योंकि जब आपको बस पॉइंट्स पता हो तो आप डिटेल तो लिख ही देते हो फिर पेपर में। तो मैंने गवर्नेंस और सोशल जस्टिस वैसे किया था, जहाँ पे मेरे पास सारे टॉपिक्स के एक शॉर्ट नोट्स थे जो मैंने एक्रोनिम के फॉर्म में याद करा था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चैट जीपीटी को कमांड देंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसएचजी इन इंडिया, गिव मी द रोल्स इन फॉर्म ऑफ एन एक्रोनिम, तो वो फिर आपको बता देगा कि वो रिसोर्स एलोकेशन में काम करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, वॉइस टू वॉइसलेस होते हैं। तो ऐसा करके वो आपको एक एक्रोनिम देगा जिसमें कि आपको पता हो कि हर वर्ड का मतलब क्या है। तो जब आपके पास वो चीज़ें होंगी तो बस आप एग्जाम हॉल में जाओगे, आप वर्ड आपको ध्यान आएगा और आप उस पर डिटेल लिख दोगे। कमिंग टू इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है। इसमें मैंने सिर्फ डिपिन सर के क्लास नोट्स यूज़ करे थे, जो सर ने टॉपिक्स कराए थे वही किया था और क्वेश्चंस उसी से आ गए थे, तो उसमें मैंने बस इतना यूज़ किया था। पेपर 3 में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हम प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, जो बट आप देखेंगे जब आप इकोनॉमी के क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे कि एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एग्रीकल्चर वाले पेपर का, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस में थीम्स बहुत ज़्यादा फिक्स्ड है। पीडीएस पे क्वेश्चन आएगा, बफर स्टॉक पे क्वेश्चंस आएगा, एमएसपी पे क्वेश्चंस आएगा। तो इन टॉपिक्स पे मैंने पहले ही वापस से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स बना लिया था कि ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये पॉइंट्स लिखने चाहिए, ये कमिटी रिकमेंडेशंस है, तो मैंने उनको ही रिवाइज करा था। इकोनॉमी जो आपने प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ा है तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो आप उनके शॉर्ट नोट्स बना लें और जो भी मटेरियल आप रेफ़र कर रहे हैं उनसे आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप वापस नोट्स बना सकते हैं, जो कि रिवीजन के लिए ईजी होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये तो तीनों मैंने करंट अफेयर्स से ही किया था, क्योंकि वो काफ़ी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही आता है। तो जो भी मटेरियल आपने पीटी के लिए रेफ़र किया हो, आपने उसे पॉइंट वाइज रेफ़र करा होगा, वो सेम मटेरियल आप वापस से रिवाइज कर लें और उसको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली देख लें कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स है जो मैं लिख सकती हूँ, तो उस वे में आपका वो कवर हो जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रुचिका मैम के नोट्स मैंने यूज़ किए थे नेक्स्ट आईएएस के, और मेरा वहाँ से हो गया था। मैंने कुछ टॉपिक्स जो आ रहे थे, फॉर एग्जांपल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म में गवर्नमेंट नई टारगेट के साथ आती है, तो जो उसके करंट की कुछ चीज़ें थी वो मैंने प्रहार जो बुकलेट है ओनली आईएएस का, उससे किया था और वो मेरा हो गया था इंटरनल सिक्योरिटी। अब आते एथिक्स पे। एथिक्स के नोट्स जो है मैंने वो सोलिली हर टॉपिक पे मेरे हैंड रिटन नोट्स है एथिक्स का, जो मैंने मुदित जैन सर के क्लास के नोट्स से बनाया है। मैंने सारथी आईएएस में एथिक्स का कोर्स ज्वाइन किया था, तो वहाँ से मैंने मुदित जैन सर का जो पूरा कोर्स उन्होंने कराया था वहाँ पे मैंने रेफ़र किया था, और सर ने जो नोट्स दिए थे वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और काफ़ी अच्छे थे। मैंने उनको ही शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लिया था और मैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स का यूज़ करती थी एथिक्स में, क्योंकि सर ने एक बात सिखाई थी एथिक्स में कि आप जितने ज़्यादा कीवर्ड्स लिखते हैं और जितने ज़्यादा डिफरेंट डाइवर्स एग्जांपल्स लिखते हैं और आप हर क्वेश्चंस में अलग कीवर्ड्स लिखते हैं, तो इट गिव्स अ वेरी हॉलिस्टिक कवरेज कि हर क्वेश्चंस में आपके पास एक कीवर्ड है। तो मैंने कीवर्ड्स पे स्पेशली बहुत ज़्यादा एथिक्स पे ध्यान दिया था, और डायग्राम्स बनाने, सर की एक बुक आती है डिकोड एथिक्स की, जहाँ पे कि सर ने एक डायग्रामेटिक फॉर्मेट में हर क्वेश्चन को समराइज़ किया है। तो मैं हर आंसर में ये ट्राई करती थी कि मैं कंक्लूजन के ऊपर वो एक डायग्राम बना दूँ ताकि मेरा आंसर एक समराइज्ड फॉर्म में लगे।
मैंने मेंस के लिए इन सब के साथ एम के यादव सर की क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम QEP का करके कोर्स आता है, वो भी किया था, जहाँ पे कि सर बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स बताते हैं और डेटाज, फैक्ट्स, फिगर्स, वो एक बहुत एग्ज़ाम रेडी सेटअप में सर करवाते हैं। तो मैंने यूज़ किया था, बट मैंने इस अटेम्प्ट में नहीं, मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में कोर्स ज्वाइन किया था, वो किया था, बट मेरा मेंस नहीं हुआ, तो मैंने वो सेम मटेरियल फिर अपने फोर्थ अटेम्प्ट में भी यूज़ किया था। एसए के लिए भी मैंने सारथी IAS में ही कोर्स था मुदित जैन सर का, वो किया था। तो मैं एसए के लिए सर के टेम्पलेट्स जो सर बताते थे मैं उसको रेफ़र करती थी, बट मैं उसको अपना एसए लिखने के बाद करती थी। मैंने कभी भी एसए के लिए ऐसा कुछ वो यूज़ नहीं करा कि मुझे इस फिक्स्ड पैटर्न में एसए लिखना है। मैं टॉपिक्स को चुनती थी जो मुझे अच्छा लगता था, जिस पे लगता था कि मैं पॉइंट्स जनरेट कर पाऊँगी, मैं उनको लिखती थी। लिखने के बाद जब मैं आंसर अपलोड करती थी और उसके बाद जो मॉडल आंसर्स आते थे मैं उनको देखती थी कि उस मॉडल आंसर में कौन से ऐसे पॉइंट्स जो मुझसे मिस हुए और मैं उसको वहाँ पे ऐड करूँ। तो मैं अपने जो मेरा ओरिजिनल लिखा हुआ इससे उस पर जो मुझे रिमार्क मिलता था मैं उसमें ही अच्छे पॉइंट्स को मैं उसमें लिख लेती थी। फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मैंने जो ऐसे सबमिट करा था उनसे ही सिमिलर टॉपिक्स आ गए थे एग्ज़ाम में, और सर ने जो टेम्पलेट दिया था मैं एज इट इज़ उसको रेप्लिकेट कर पाई थी ऐसे में। तो मुझे ऐसा लिखा था कि मैं ऐसे को वो एक जो फ्लो वाली चीज़ का प्रॉब्लम होता है वो वहाँ पे मेरा टैकल हो गया था। सारथी IAS की टीम का जो MMP प्लस वाला कोर्स था उसमें सारे सब्जेक्ट्स एसए एथिक्स वाली चीज़ें थी, तो मैंने एसए वाली जो कोर्स है वो वहीं पे रेफ़र करा था। मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अंडरस्टैंड यूपीएससी का कॉन्कर मेंस था फोर्थ अटेम्प्ट में, उसको छोड़ के मैंने कोई भी कोर्स इस बार नहीं करा था। ये जितने भी मैंने रिसोर्सेज यूज़ करे हैं वो मैंने 3 अटेम्प्ट में यूज़ करे हैं, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तो मैं हर अटेम्प्ट के बाद देखती थी कि कुछ छूट तो नहीं गया जो मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ अपनी आंसर राइटिंग के लिए। तो विथ कोर्स ऑफ टाइम मैंने ये सब रिसोर्सेज यूज़ करे हैं। बट सिंस अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है और आप मेंस के लिए जाते हो तो आप इतने सारे रिसोर्सेज को ना यूज़ करें, आप उनमें से पिक करें, क्योंकि सारे रिसोर्सेज का बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो सेम होती हैं। तो आपको डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करने हैं। मैंने जो भी रिसोर्सेज बताए हैं आप उनको खुद से देखो और सेलेक्ट करो कि क्या चीज़ें मुझे सूट कर रही हैं, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अच्छा कर रही हैं, और आप एक ही सोर्सेज पे स्टिक करो। क्योंकि मैंने डिफरेंट अटेम्प्ट्स में अपने नोट्स बना रखे थे उन सोर्सेज को रेफ़र करके, तो मैंने कम्प्लीटली उन सोर्सेज को एज इट इज़ फॉर्म में रेफ़र नहीं करा। उन सोर्सेज के हेल्प से जो मैंने नोट्स बनाए थे मैंने अपने ही नोट्स को फोर्थ अटेम्प्ट में रेफ़र करा है। मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट के बाद MK यादव सर का QEP वाला कोर्स ज्वाइन किया था, जिसमें कि सर ने बहुत सारे सर टेम्पलेट्स देते हैं और सर वो बताते हैं कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखें, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बॉडी में आप कीवर्ड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने उन सब चीज़ों को रेफ़र किया था और उनसे अपने नोट्स बनाए थे कि हर टॉपिक में मुझे कौन से कीवर्ड यूज़ करना है अक्रॉस द पेपर, GS 1 2 3 4। तो वहाँ से मेरे कीवर्ड्स वाला चीज़ें रेडी थी। मैंने अपने फोर्थ अटेम्प्ट में ChatGPT का भी काफ़ी यूज़ किया था, जहाँ पे मैं बस कमांड दे देती थी कि इन टॉपिक्स पे करंट में क्या चीज़ें चल रही हैं वो मुझे बता दो, और वो समराइज़ करके उन चीज़ों को देती थी। तो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी मैं उसी समय अपने नोट्स पे उसको लिख लेती थी। बट जो ये मेरा वैल्यू एडिशन वाला काम है वो मेरा चलता रहा है 4 सालों में भी। जो मैंने डिफरेंट सोर्सेज रेफ़र किए थे उनका जो मेरा नोट्स था, मैंने प्रीलिम्स और मेंस के जो बीच में वैल्यू एडिशन किया वो मैंने ChatGPT के थ्रू करंट अफेयर्स वाली चीज़ों को ही बस वैल्यू ऐड किया था। जब आप ChatGPT को कमांड देते हैं तो आप हमेशा ये चीज़ यूज़ करिए कि गिव डेटा फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट। आप ऑफिशियल वेबसाइट्स का भी नाम मेंशन करें कि फॉर एग्जांपल मुझे डेटा इकोनॉमिक सर्वे से चाहिए या मुझे डेटा बजट से चाहिए। तो द वे यू विल गिव कमांड कि मुझे UPSC आंसर्स के लिए चाहिए तो वो उसकी ऑथेंटिसिटी और बढ़ जाती है। तो आप हमेशा एक जो फिक्स सोर्स है, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, उनका रेफरेंस देके उसको पूछें और उसके बाद उस वैल्यू एडिशन की चीज़ को करें। जितने भी मेरे पास एक डायरी था जिसमें मैंने जितने भी फैक्ट्स, मैं हर टॉपिक्स पे मैंने 2-3 फैक्ट्स, उससे ज़्यादा मैं तैयार नहीं करती थी क्योंकि मुझे फैक्ट्स थोड़ा मेमोराइजेशन में प्रॉब्लम आता था, तो मैं उतना फैक्ट्स वगैरह नहीं लिख पाती थी आंसर्स में। तो मैंने हर टॉपिक पे 2-3 ही लिखे थे कि मुझे यही वही वाले लिखूंगी जो मैं यूज़ कर पाऊँगी। अगर आप बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स एक ही टॉपिक के लिख लेंगे हर जगह पे तो आप उस चीज़ों को उतना रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने टॉपिक वाइज कर लिया था डायरी में कि मैं इस टॉपिक पे आएगा तो यही कीवर्ड लिखूंगी, इस पे आएगा तो यही डेटा लिखूंगी, और मैंने बार बार उसी को रिवाइज करा। इनफैक्ट जब मैं मेंस का पेपर देने जाती थी तो एग्जाम हॉल में जस्ट जाने से पहले मैं बस अपनी वही डायरी लेके जाती थी और वही वाले कीवर्ड्स को बस देख के चली जाती थी कि मुझे अब यही बस लिख के आना है।
मैंने आंसर राइटिंग की शुरुआत तो कॉलेज टाइम पे की थी, जहाँ पे मैं आंसर्स लिखती थी, बट मुझे उस टाइम पे पता नहीं होता था कि आंसर्स लिखने कैसे हैं, क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन कैसे करना है, क्वेश्चंस को समझना कैसे है। तो जब मैंने एम के यादव सर के यहाँ पे साइंस ऑफ आंसर राइटिंग करके सर एक कोर्स करवाते हैं, वो किया था, तो मुझे वहाँ से समझ आया था कि क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, उसके सब पार्ट्स कैसे बनाते हैं, तो फिर इंट्रोडक्शन कितने लाइन का होना चाहिए, बॉडी को कितना टाइम देना है, कंक्लूजन कैसा लिखना चाहिए। तो उन सब चीज़ों को मैंने किया, तो उसके बाद मुझे पता चला कि वो चीज़ें कैसे करनी है। फिर मैंने इसको और इम्प्रोवाइज़ किया था। सिविल सर का कोर्स है आंसर राइटिंग का, वो मैंने किया था, तो सर वहाँ पे और चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ कराते हैं, तो उसको मैंने रेफ़र किया था। तो वहाँ से आपके आंसर राइटिंग की जो स्किल है और अच्छी होगी। आप ये बस देखिए कि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आप जो चीज़ें सीख रहे हैं आप उसको हर क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट कीजिए। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर चीज़ जो है वो आपको सूट नहीं कर रही है। तो जो चीज़ आपको सूट कर रही है, आपके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग है, आप वैसा लिखिए। और उसके बाद देखिए कि आप क्वेश्चंस को कितना समझ पा रहे हैं। क्वेश्चंस को पहले ब्रेक डाउन करना सीखिए, सब पार्ट्स बनाना सीखिए और उसके बाद लिखिए। जब मैंने अपना फर्स्ट टेस्ट पेपर लिखा था तो वो 4.5 घंटे में ख़त्म हुआ था, क्योंकि मैं उसको बहुत स्लो पढ़ती थी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में मुझे टाइम लगता था वो सब पार्ट्स डिवाइड करने में और आंसर्स लिखने में, क्योंकि मैं ज़्यादा लिखती थी, डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा लिखती थी। फिर जब मैं लास्ट टाइम पे जब मैंने दिया मेंस, तो मैं उस टाइम पे हर क्वेश्चंस मेरे कंप्लीट हुए, मैंने क्वेश्चन नहीं छूटा। तो मैं वही जो मैंने प्रैक्टिस करा था कि 10 साल के मैंने मेंस के पेपर लिखे, तो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस को सब पार्ट में कैसे तोड़ना है, और उसके बाद इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में हर पार्ट पे कितना कितना टाइम देना है, और पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखे, उससे आपका टाइम स्पेस बचता है। और जब आपको लगे कि पॉइंट वाइज वाले फॉर्मेट आप लिख रहे हैं, तो आप वहाँ पे फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स का यूज़ करें। उससे क्या होगा कि आप जो लिख रहे हैं तो आपका वर्ड्स काउंट कम होगा और आप उसको ज़्यादा विजुअली अपीलिंग भी बना पाएंगे। इससे कॉपी भी अच्छी लगेगी, टाइम भी सेव होगा और आंसर भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव दिखता है। जो भी लोग ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं, यूट्यूब पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है। अंडरस्टैंड यूपीएससी और सारथी आईएएस के यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं, जहाँ पे कि सर ने समझाया हुआ है कि क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन कैसे करना है, उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो आप वो चीज़ों का रेफ़र कर सकते हैं। आप आंसर्स भी डिफरेंट सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि प्रयास AI इवेल्युएटर, तो आप खुद से भी अपना आंसर वहाँ पे डाल के AI के थ्रू चेक करवा सकते हैं। तो वो आपको पार्ट वाइज पार्ट भी चेक करके देता है कि आपको इस पार्ट पे अच्छा लिखा है, आपने यहाँ पे मार्क्स कम होने चाहिए। तो वो आपको, अगर आप वो चीज़ें खुद से भी कर रही हैं, तो वो आपको वहाँ पे हेल्पफुल होगा। बात आती है कि डायग्राम्स का यूज़ कैसे करें। तो जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने का स्कोप भी नहीं होता। तो आप उस डायग्राम पे ज़्यादा वो रश ना करें कि मुझे हर पेपर में बनाना ही है, क्योंकि उसका स्कोप GS में थोड़ा सा कम होता है, ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो वहाँ पर स्कोप था हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने का, बट हर क्वेश्चन में पेपर 2 में या पेपर 3 में स्कोप नहीं होता है डायग्राम बनाने का। तो आप उतना उस चीज़ को लेके वो ना करें कि हर क्वेश्चन हर पेपर में बनाना है। जहाँ पे वो चीज़ें फ्लो चार्ट या डायग्राम नेचुरली आ रही हों, बस वहीं पे डालिए। वो बहुत ज़्यादा रश्ड नहीं लगनी चाहिए हर क्वेश्चंस में। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो मैंने मेंस के लिए ज्योग्राफी वाले ऑप्शनल का नॉलेज ही यूज़ किया था। बट ये देखना पड़ेगा कि जब हम ऑप्शनल का आंसर लिखते हैं और GS का आंसर लिखते हैं, तो उसमें डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि GS में हम तो ऑप्शनल में हम थोड़ी टेक्निकल आंसर्स लिखते हैं, थिंकर्स के नाम लिखते हैं। तो जब आप GS में आंसर लिखें तो ऐसे लिखें कि कोई अगर एक सिंपल सा इंसान भी उस आंसर को पढ़ रहा है तो वो समझ जाए कि आपने क्या लिखा है। तो आपको सिंप्लिसिटी मेंटेन करनी है GS के आंसर में विथ मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स। वाइल अगर आपका सेम GS वाला सब्जेक्ट ऑप्शनल में, तो वहाँ पे आपको थोड़ा डेप्थ ऑफ नॉलेज दिखाना है, थिंकर्स, कोट्स और उसके थ्रू, जहाँ पे कि वो डिफरेंशिएशन क्रिएट हो पाएगा। मैंने भी बहुत सारे टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखी है और मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से मेरी भी अपनी स्ट्रैटेजी बनी है। तो मैंने देखा जो चीज़ जो मैंने अलग की वो ये था कि मैं इस बार टेस्ट सीरीज़ के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागी हूँ। 4th अटेम्प्ट में मैंने वो उस चीज़ को बहुत इंटरनलाइज़ कर लिया था कि मैं सब कुछ इस बार PYQs के थ्रू करूँगी, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो मैंने सिर्फ मेंस के PYQs लिखे हैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। और मैं सजेस्ट करती हूँ, जब आप मेंस के PYQs लिखेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप वो चीज़ों को, उस लैंग्वेज को समझने लगे हैं, और आपको ये हेल्प करेगा क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करने में हॉल में, जहाँ पे आप इजीली क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन कर पाएंगे सब पार्ट्स में, और आप एक
एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर्ड आंसर लिख पाएंगे। तो मैं ये बोलूँगी कि अपार्ट फ्रॉम टेस्ट सीरीज़ अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे PYQs लिखने का पे तो बहुत हेल्पफुल स्ट्रैटेजी होगी। PYQ की बुकलेट है, MK यादव सर की भी है PYQ की बुकलेट, अंडरस्टैंड UPSC की भी PYQ की बुकलेट है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप PYQ खुद से लिखें और उसमें हैंड रिटन आंसर्स हैं, उसके बाद आप उस आंसर्स को मिलाएं। तो मैं भी यही करती थी कि मैं क्वेश्चंस लिखती थी, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को सेम बुकलेट में देखती थी कि जो सर ने आंसर्स दिया है, जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स नहीं लिखा होता है, तो ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो मैंने मिस कर दिया या मैं उसमें क्या ऐड करती थी, तो मैं अपने ही आंसर में उसको ऐड कर लेती थी, जिससे कि वो मेरा कॉम्प्रिहेंसिव उस क्वेश्चन का कवरेज हो जाता था। प्लस मुझे मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स भी मिल जाते थे कि टॉपर्स पॉइंट्स जनरेट कैसे करते हैं। और जीएस में आप कोशिश करें कि हर क्वेश्चन को आप सारे सब्जेक्ट्स में पॉइंट वाइज फॉर्मेट में ही लिखें, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर्ड लगता है देखने में। जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो आपके एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को भी दिखाता है, प्लस वो टाइम सेविंग भी होता है। अब बात करें एथिक्स की, तो आप एथिक्स में डिपेंड ऑन क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने एथिक्स में पैराग्राफ और पॉइंट दोनों मेथड यूज़ करा है। मुझे जिस क्वेश्चन में लगा कि यहाँ पैराग्राफ सूटेबल है, फॉर एग्जांपल कोट वाला क्वेश्चन आता है, तो मैंने उसे पैराग्राफ मोड में लिखा था पेपर में। बट बाकी क्वेश्चंस मैंने एथिक्स में भी पॉइंट वाइज फॉर्मेट में ही करा था। बाकी सारे ऑप्शनल हो या फिर जीएस पे पेपर हो, मैंने सब में पॉइंट वाइज फॉर्मेट में ही आंसर करा है। जब भी आप मेंस में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि पर्टिकुलरली पेपर 3 वगैरह में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आपको उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज है, फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक आया और जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आप बस उतना लिखें और छोड़ें, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं लगाएं कि मुझे ये पूरे आंसर्स कंप्लीट करने हैं। क्योंकि जब आप वहाँ पर ज़्यादा टाइम दोगे तो जिन क्वेश्चन पे आप क्वालिटी आंसर्स लिख रहे हो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आपको जितना आता है आप उसका लिख के छोड़ दो, और क्वालिटी आंसर्स जो आंसर्स आपको पता है उस पर जाके आप ज़्यादा अच्छे से उसको लिखो। जब आप लिखते हो 10 मार्कर और 15 मार्कर क्वेश्चंस, तो यू गेट 7 मिनट्स एंड 11 मिनट्स। तो मेरा मैंने जब इनिशियल टेस्ट लिखा था तो वो 4.5 आवर में कंप्लीट हुआ था। तो वो अचानक से आपका टाइम रिड्यूस नहीं हो जाएगा। मैंने इसके लिए क्या किया था कि मैं टाइमर लगा के रखती थी, तो जैसे ही 7 मिनट्स कंप्लीट होते थे मैं लिखना छोड़ देती थी, नो मैटर कि वो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ हो। तो मैंने इस प्रैक्टिस को जब रोज़ किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि धीरे धीरे मेरी एफिशिएंसी खुद बढ़ती चली गई, जहाँ पर कि मेरा माइंड भी प्रोसेस करने लगा कि मुझे 7 मिनट्स में क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। तो मैं हर क्वेश्चंस पर टाइमर लगा के लिखती थी, और जैसे ही ख़त्म होता था तो मैं उस क्वेश्चन से आगे बढ़ जाती थी। तो ये वाला प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आप देखोगे कि आप आराम से 3 घंटे में पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो। पेन की बात करूँ तो मैंने कोई पर्टिकुलर पेन यूज़ नहीं किया था। मुझे जेल पेन उतना कंफर्टेबल नहीं होता, तो मैं जेल पेन का मैंने यूज़ नहीं करा था। मैंने सिंपल सा मार्केट से बॉल पेन का एक सेट खरीदा था और मैंने उसी से अपने सारे आंसर्स लिखा है। तो इसमें बस ये बताना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें काफ़ी सेकेंडरी हैं। ये सब चीज़ें उतना मैटर नहीं करती। इट्स जस्ट मैटर्स कि आप क्या लिख रहे हो, आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर्स क्या है। अगर आप वो करोगे तो आपके मेंस में मार्क्स आएगा। रेस्ट अगर हम बात करें परफेक्ट आंसर क्या होता है, तो एक परफेक्ट आंसर कुछ नहीं होता। जब तक आप ये हमेशा से इस डिलेमा में रहोगे कि मैं जब सारा पढ़ लूँगी उसके बाद मैं कुछ परफेक्ट आंसर लिखूँगी, तो परफेक्ट डे कभी नहीं आने वाला, क्योंकि हमेशा से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आपको नहीं पता होगा। परफेक्ट आंसर बस इतना होना चाहिए कि एक उसमें अच्छा सा बॉडी हो, अच्छा सा इंट्रोडक्शन हो, अच्छा सा कंक्लूजन हो, और आपने जब बॉडी लिखा है तो हर सब पार्ट्स को आप एड्रेस करो और मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स जनरेट करो, जिससे कि वो आंसर काफ़ी होलिस्टिक लगे। जो भी सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए दिल्ली आना अब के समय में कोई इतना बड़ा इम्पॉर्टेंट नीड नहीं रहा है, क्योंकि सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, ऑनलाइन सोर्सेज हैं, यूट्यूब हैं। तो आप जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, आप डिफरेंट टॉपर्स टॉक के उसमें भी सुनते होंगे, आप अपने सोर्सेज को फाइनलाइज कर लो, उस पर स्टिक करो, अपने नोट्स बनाओ और उसको बार बार रिवीजन करो। रिवीजन इज़ द ओनली की हर स्टेज पे, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, जो कि आपका एग्ज़ाम निकलवाएगा। तो मेंस में जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि करंट अफेयर्स का रोल मेंस में लिमिटेड है कुछ पेपर्स में, जैसे पेपर 2, पेपर 3 ये कुछ टॉपिक्स में आते हैं। मेंस का सिलेबस इतना डिटेल्ड है कि वो सिलेबस कवरेज ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एज दिलाता है मेंस में। तो आप करंट अफेयर्स के पीछे उतना ना भागे, ना प्रीलिम्स में ना मेंस में। आप स्टैटिक जो कवरेज है चीज़ों का, मेंस का तो इतना ज़्यादा डिटेल सिलेबस है, आप उन हर टॉपिक्स को करें और करंट अफेयर से बस उसमें वैल्यू ऐड करें। कुछ न्यूज़ आ रही है, कुछ उस
पे नया कुछ किसी ने बताया हो, कोई नया रिसर्च चल रहा हो, जो आपको लगे कुछ नया कमेटी का रिकमेंडेशंस आए हो, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स रिसेंट आए हो, बस आप उतना यूज़ करें करंट अफेयर्स का सारे टॉपिक्स पे, एंड मेंस बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपका कवर हो जाएगा। मेंस में मैंने विज़न और फोरम IAS के टेस्ट दिए थे अपने इनिशियल अटैम्प्ट्स में, बट इस अटैम्प्ट में मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं करी थी, मैंने सिर्फ PYQs करे थे UPSC के। इंटरव्यू की तैयारी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे हम डैफ बोलते हैं। आप उसको फिल कैसे करते हो? जब डैफ आपके पास आए तो आप पूरा टाइम लेके अच्छे से वो भरो, ताकि क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आप वो खुद सबमिट कर रहे हो, तो आपका उस पर पूरा फुल फोकस और कमांड होना चाहिए कि मैं क्या चीज़ें लिखूं जिस पे अगर मुझसे क्वेश्चंस पूछा जाए तो मैं उसको टैकल कर पाऊँ। तो इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंटरव्यू प्रिपरेशन में डैफ फोकस ही है। तो जब आप डैफ अपना सबमिट कर दें, उसके बाद आप डैफ में आपने जो भी मेंशन करा है, एक एक कीवर्ड्स, जो भी 17-18 पन्ने की डैफ बनती है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट जो आपका इन्फॉर्मेशन है हर वर्ड पे, जैसे फॉर एग्जांपल नाम है, आपका नेम क्या है, उसका ओरिजिन क्या है और वो कहाँ से आया है, उस नाम के कोई और फेमस पर्सनालिटीज़ भी हैं जिसने काम किया है, कुछ ऐसा, तो हर वो डिटेल्ड आप हर वर्ड पे अपने नोट्स बनाएं और उन चीज़ों को जो करंट में चीज़ें चल रही हैं उनसे लिंक करें। तो करंट वाली चीज़ों को लिंक करते हुए डैफ फोकस करना ही इंटरव्यू का एक सबसे मेजर पार्ट है। तो जब भी आप डैफ फिल करें तो पहले अच्छे से चीज़ों को समझें कि क्या पूछी गई है, मुझे अपने कौन से अचीवमेंट्स, कौन सी हॉबी लिखनी है, कि अगर उस पर मुझे प्रश्न पूछा जाए तो मैं उसको अच्छे से हैंडल कर पाऊँ। इसमें आप डिफरेंट मेंटर्स का भी हेल्प ले सकते हैं। जब भी डैफ फिलिंग का टाइम आता है, डिफरेंट मेंटर्स, कोचिंग्स हेल्प करते हैं। तो अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आई तो आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू टू फ्रेम अ वेरी होलिस्टिक डैफ, जिससे कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि मेरा इंटरव्यू भी कम्प्लीटली डैफ बेस्ड हुआ था, तो ये मान सकते हैं आप कि जो आपने डैफ में लिखा है चीज़ें उसी से पूछी जाएंगी। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ जो बोर्ड है वो काफ़ी कॉर्डियल बोर्ड है और वहाँ पे वो लोग काफ़ी वेलकमिंग होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं। जो आपसे बात करते हैं तो वो काफ़ी मतलब आपको मोटिवेट करेंगे कि आप आइए, अच्छे से बैठिए, बातें कीजिए। और वहाँ पे बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि कुछ क्वेश्चन आंसर चल रहा है, एक के बाद एक क्वेश्चन आ रहे हैं। वो काफ़ी डिस्कशन बेस्ड माहौल होता है, जहाँ पे आप जो बोलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से आएंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपका डैफ बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे डैफ से क्वेश्चंस उठा के पूछ रहे हैं। फिर आप उस पर जो आपने तैयारी की है, जो आप बताओगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस उससे आएंगे। तो पूरा कॉन्वर्सेशनल माहौल होता है और बिल्कुल भी डरने वाला स्टेज नहीं होता है इंटरव्यू। आप जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं इंटरव्यू में। और इंटरव्यू में आप ये सोच के जाएं कि इंटरव्यू कभी भी नॉलेज दिखाने का है ही नहीं एग्जाम, वहाँ पे वो आपकी पर्सनालिटी चेक करते हैं। तो इवन इफ़ आप किसी क्वेश्चंस को नहीं जान रहे होते हैं तो यू कैन हम्बली एक्सेप्ट कि सर मैं इसके बारे में आगे पढ़ लूँगी, मुझे नहीं पता है। तो इट शोज़ कि दैट यू आर अ क्यूरियस पर्सन, यू आर एबल टू एक्सेप्ट दैट कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं आती है बट मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। तो ये सारे डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स है कि आपने 2-3 क्वेश्चन पूछ दिए फिर भी आप उसको आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो आप कितना काम और कंपोज रहते हो। ये दिखाता है कि आपके पास एक पेशेंस हैंडलिंग वाला जो ट्रेट है वो आपके अंदर है। तो ये सब चीज़ें आप करोगे तो, और ये सब चीज़ें आप इंटरव्यू पूरे UPSC प्रिपरेशन के दौरान करो। कूल रहो, कंपोज रहो, अपना फोकस रहो। तो वो सब चीज़ें जब आप इंटरव्यू के दिन जाओगे तो आपकी पर्सनालिटी में दिखेगी। पर्सनालिटी एक दिन में डेवलप नहीं हो जाएगी, वो एक ईयर लॉन्ग प्रोसेस है जो आप करते रहोगे UPSC प्रिपरेशन में। तो इट विल हेल्प यू। क्योंकि मुझे 3 अटेम्प्ट्स लग गए थे तो एक मेरे ऊपर मेंटल प्रेशर आ गया था कि मैं अब क्या करूं, व्हाट इफ़ नॉट UPSC। तो मैं प्लान B पे शिफ्ट हो गई थी। मुझे लगता है कि आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स एक मेंटल स्टेबिलिटी और एक कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए अगर आपको सूटेबल लगे तो आप लोग भी एक प्लान B पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो वो आपका माइंड बहुत कूल और कंपोज्ड रख देगा। तो मैं प्लान B के लिए BPSC, जो मेरा स्टेट है, मैं बिहार से आती हूँ, मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में बैठी थी। वहाँ मेरा 69 BPSC में चयन हुआ था, मेरी 92 रैंक आई थी वहाँ पे। तो जब मैंने वो पूरा पेपर लिखा, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज स्टेट का होता है वो भी UPSC बेस्ड पैटर्न पे होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो मुझे एक प्रीवियस एक्सपोजर मिल गया बिफोर UPSC मेंस और इंटरव्यू, जो मैंने वहाँ परफॉर्म किया था वो परफॉर्म करने का। तो मुझे लगता है कि अगर आप UPSC में आपको फॉल बैक भी आ रहा है बार बार, तो आप एक प्लान B पे शिफ्ट हो जाएं, जिससे कि आपका एक जो ईयर लॉन्ग जर्नी है उसमें भी थोड़े ब्रेक्स आएंगे और जब आपको थोड़ी सी सफलता आएगी तो वो आपको अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस देगा और इससे आपका UPSC जर्नी भी स्मूथ हो जाएगा। और जब भी आप UPSC जर्नी में आएंगे तो आप देखिए कि काफ़ी कॉन्टीन्यूअस लॉन्ग जर्नी है ये।
तो उसमें हर दिन आपको ऐसा लगेगा कि आज नहीं हो रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत इमोशनल लोनलीनेस लगेगा। तो यहाँ पे फैमिली और फ्रेंड्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं भी रहते हैं, अगर आप दूर रहते हैं तो आप कॉन्टीन्यूसली अपने मम्मी पापा से बात करते रहें, उनसे प्रॉब्लम शेयर करें। जैसे मेरा रूटीन था कि मैं शाम को 1-1.5 घंटे रोज़ वीडियो कॉल पे अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ, अभी भी करती हूँ। उससे मुझे एक बहुत इमोशनल कनेक्ट फील होता है, मैं उनसे बातें शेयर करती हूँ, कुछ प्रॉब्लम होती है तो उन्हें बताती हूँ। तो उससे एक वो जो आपका दिन भर का रूटीन चल रहा है उससे भी आपको ब्रेक मिलता है। और रेस्ट बात करें पीयर ग्रुप की, तो मेरा तैयारी के दौरान कोई ऐसा फ्रेंड्स का पीयर ग्रुप नहीं था, क्योंकि मैं सारे सोशल मीडिया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मैं कट ऑफ हो गई थी, तो मेरा कोई इतना फ्रेंड ग्रुप नहीं था। बट मेरे एक मेंटोर थे सीनियर, नीलेश, जो कि अभी करेंटली SDM डेयरी ऑन सोन पोस्टेड है। तो ही वॉज लाइक माई गाइड, माई बेस्ट फ्रेंड टाइप थिंग। तो वो वाला तो वॉट ही यूज टू डिड कि मेरा जो भी प्रॉब्लम आता था वो ही यूज टू कामली लिसन टू एवरीथिंग, कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आंसर राइटिंग ठीक नहीं हो रही, तो आप 1-2 दोस्त ऐसे रखें जो आपके लिए एक पॉजिटिविटी वाला एटमॉस्फेयर लेके आए, जहाँ पे आप कुछ भी चीज़ें उनसे शेयर कर पाओ कि आपकी पढ़ाई में क्या दिक्कतें आ रही हैं, आप क्या फेस कर पा रहे हो। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छा फील कराएंगी जब आप लो अपने फेस पे हो। तो हमेशा उन लोगों के साथ रहिए, उन लोगों से सराउंड करिए खुद को जो आप में बिलीव करते हैं, जो आपके लिए एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, एंड जस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। मैं जब भी मुझे बहुत लो फील होता था तो मैं कुंवर नारायण जी की कविता है अंतिम ऊंचाई, तो जब भी मुझे बहुत डाउनफॉल फील होता था तो मैं अंतिम ऊंचाई की कविताएं, ये जो कविता है उसके लाइंस को पढ़ती थी, और गीता को मैं हमेशा ही पढ़ती थी। और मेरी महादेव में बहुत आस्था थी, तो मैं महादेव के भजनों को सुन लेती थी, गीता पढ़ती थी, जिससे मुझे एक बहुत स्पिरिचुअल और इमोशनल कनेक्ट होता था। और कुंवर नारायण जी की कविता, जिसकी कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ, मैं ये पढ़ लेती थी। इसकी लाइंस हैं: दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ़ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फ़र्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत नहीं हारने में। तो ये वाली जो लाइन थी कि सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत नहीं हारने में, ये लाइन ही मुझे हमेशा मोटिवेट करती रहती थी। हाँ, तो जितने भी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं और बाकी एग्ज़ाम के भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं बस उनको यही कहना चाहूँगी कि जो भी जर्नी होती है सिविल सर्विसेज की, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग और कॉन्टीन्यूस हो जाती है कभी कभी। तो आप अपना ट्रस्ट अपने पे बनाए रखें। व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ ना कि मैं ये कर लूँगा, कर लूँगी, तो वो हो जाएगा। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, डू द थिंग्स राइट। जो प्रोसेस है आप उसको फॉलो करो और रिज़ल्ट को भूल जाओ। जब आप प्रोसेस को सही से फॉलो करोगे तो रिज़ल्ट अपने आपके साइड में आ जाएगा। जस्ट सराउंड योर सेल्फ विथ योर पेरेंट्स, ऑलवेज टॉक टू योर पेरेंट्स, हैव गुड फैमिली एंड हैव गुड फ्रेंड्स अराउंड you, and just enjoy the process and live your life happily. Ultimately everything will fall out at the right place. Wishing all of you very best, and may you all achieve your desired things in life, and may you all fly very higher in the life. मेरे एक friend है नीलेश, he is currently posted as SDM Dairy on Soin in Rohtas, Bihar. तो he was like my best friend and guide, जो कि हमेशा जो भी इमोशनल लो मोमेंट्स आते थे तो he used to listen to me कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या मैं फील कर रही हूँ। तो जब वो इमोशंस आप किसी के साथ शेयर करते हो कि ये वाले आंसर्स सही नहीं हो रहे हैं, ये क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, एंड समबडी इज़ जस्ट देयर टू लिसन टू यू, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। देन यू यूज टू चेक माई आंसर्स इवन इन नाइट, जब भी ऑफिस से आके जब भी टाइम मिला तो यू यूज टू चेक माई ऑल आंसर्स। तो आप ऐसा ट्राई करो कि आप सराउंड करो पॉजिटिव लोगों से खुद को, जो आपके एफर्ट्स को देख रहे हैं, उसको कंसिडर कर रहे हैं और वो आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं और आपको वो अच्छा देखना चाहते हैं। पॉजिटिविटी, जस्ट सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिविटी ऑल द टाइम। मैं DKT के प्लेटफॉर्म को हमेशा रेफ़र करती थी टॉपर्स टॉक के लिए, तो आज मैं DKT के प्लेटफॉर्म को ये धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो यहाँ पे आई और ये वीडियोस बनाया है, और डिफरेंट वीडियोस के थ्रू एस्पिरेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो मैं इस काम के लिए DKT की पूरी टीम को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि वो बच्चों के लिए इतना अच्छा काम कर रही हैं। Just surround yourself with positive people in this preparation, and you will feel that everything is going to be at the right place. Thanks to entire DKT team